प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हालाँकि आरपीएससी द्वारा जो आरएस का नया सिलेबस डिफ़ाइन किया गया है, उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का स्पेशल कोई अलग से ज़िक्र नहीं किया गया है। किंतु यह सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हमें बहुत सारे फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन की उत्पत्ति की व्याख्या करने में यह सहायता करेगा। प्लेटूज़ की उत्पत्ति की व्याख्या करने में हमें सहायता करेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि यह सिद्धांत यदि आप विस्तार से कर लें, तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। सबसे पहले हम इस सिद्धांत में करने क्या वाले हैं, इस क्लास में क्या-क्या होगा, वो देखें। प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा और शब्दावलियाँ। अवधारणा क्या थी, इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। जैसे कि स्थल मंडल जो है, अर्ध तरल मंडल के ऊपर तेराव की अवस्था है, यही उनकी अवधारणा और मान्यता थी। शब्दावलियों में बात करेंगे तो प्लेटें क्या होती हैं, प्लेट सीमांत क्या होते हैं, प्लेट सीमा क्या होती है, अपिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति, इनकी शब्दावलियों और परिभाषाओं के ऊपर हम बात करेंगे। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? तो 1968 में जाकर मॉर्गन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन इससे पूर्व हैरी हेस का सागर निगल प्रसरण सिद्धांत आया तथा होम्स का संवहनीय ऊर्जा तरंग सिद्धांत है, जो इसके आधार बने थे। ये हमें ध्यान रखना है। प्लेट के प्रकार और संख्या की बात करनी है कि कुछ बड़े प्लेट होंगे, कुछ लघु आकार के प्लेट होंगे या मध्यम आकार के होंगे और कुछ लघु या माइक्रो प्लेट्स होंगे, जिनका एरिया 20 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हो, किलोमीटर स्क्वायर एरिया अधिक हो, वो हम वृहद प्लेटों में हम उनको शामिल करते हैं। तो संख्या की बात करेंगे कि विश्व में तकरीबन 7 बड़ी प्लेटें हैं और 100 से अधिक जो है वो छोटी प्लेटों की संख्या निर्धारित की गई है। नासा के द्वारा ये निर्धारण किया गया है। फिर पढ़ेंगे प्लेट गति के प्रकार तथा कारण, कि प्लेटों में गति हो क्यों रही है, कौन-कौन से कारण उसके लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे कि प्लेटें अगर पृथ्वी के ऊपर घूम रही है, तो कहीं न कहीं पृथ्वी की घूर्णन गति का भी वहाँ रोल होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा है सापेक्षिक गति, एक-दूसरे के आमने-सामने, एक-दूसरे के विपरीत दिशा में जो प्लेटें गति करती है, रगड़ करती हुई गति करती है, वो है सापेक्षिक गति। तो प्लेटों की गति के प्रकारों की बात करेंगे। सापेक्षिक गति के अंदर ही हम तीनों गतियों को पढ़ते हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित गति। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंस और कंज़र्वेटिव जो मोशन है, उनको हम वहीं पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तन के द्वारा भूगर्भिक क्रिया की व्याख्या या विवर्तनिक क्रिया किस प्रकार से घटित हुई, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। या यूँ कह सकते हैं महाद्वीपों के निर्माण की उत्थान, वलन, संचलन, बल, जितने भी भू-संचलन की क्रियाएँ हैं, उसकी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएँ होंगी, कुछ आलोचनाएँ होंगी, वो हम देखेंगे और साथ में हम देखेंगे महत्व कि वर्तमान समय में भी यह किस तरह से प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ये पूरा का पूरा खाका रहने वाला है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का। 2 क्लासें हम इसके ऊपर लेंगे। थोड़ा-सा टॉपिक हम इसको अच्छे से समझने के लिए बड़ा कर लेते हैं, कि हम क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कर लें, तो आगे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सब की उत्पत्ति, इन सब की क्रिया, वितरण, ये चीज़ें हमें सारी की सारी क्लियर यहीं से हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले जो इसकी अवधारणा है, जो इसकी मान्यता है इस सिद्धांत की, उसके ऊपर बात करें। तो आप सभी को पता है कि सबसे ऊपर स्थल मंडल है, फिर आपका मेंटल आएगा। इस मेंटल में ये जो ग्रीन पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी है प्लास्टिक दुर्बल मंडल, अर्ध तरल अवस्था में है, जो कि 100 से 200 किलोमीटर है और इसके बाद में मेंटल। और मध्यवर्ती भागों में अपना है कोर। तो कोर भी 2 प्रकार का है, अपने को पता है, एक तो बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। तो कोर की यहाँ कोई विशेषता की हमें आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं पृथ्वी की आतंरिक संरचनाओं में। हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो स्थल मंडल है, जो लगभग 100 किलोमीटर तक माना जाता है, गहराई तक माना जाता है, वह अर्ध तरल या प्लास्टिक दुर्बल मंडल के ऊपर तेराव की अवस्था में है। यानी कि 100 से 200 किलोमीटर के ऊपर, ऊपर की 100 किलोमीटर की जो परत है, वो तेराव की स्थिति में, यही इसका मानना था, यही इस सिद्धांत की जो अवधारणा थी, मान्यता थी। ठोस स्थल मंडल अर्ध तरल प्लास्टिक दुर्बल मंडल के ऊपर तेराव की अवस्था में है, यह अस्थिर अवस्था में है। और कम घनत्व का ठोस अधिक घनत्व के तरल के ऊपर तेराव की दशा बनाती है। ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखें। अब होम्स का संवहनिक ऊर्जा तरंग सिद्धांत कैसे काम करेगा, उसके ऊपर भी हम छोटा-सा एक डायग्राम बना के चर्चा करेंगे। तो ये कैसे काम करता है, ये प्लेटें कैसे स्थल खंडों में विभाजित होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कल हमने ये डायग्राम बनाया था। चलिए नेक्स्ट हम इसी के आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो स्थल मंडल है वो टूटेगा और होम्स का संवहनीय ऊर्जा तरंग सिद्धांत काम करेगा। वही प्लेटों की हम उत्पत्ति समझेंगे। आपने अभी देखा कि ये जो हिस्सा है,
ये आपका स्थल मंडल है और इसके नीचे आपको मिलेगा अर्ध तरल मंडल। ठीक है? 1 सेकंड का समय दीजिए। चलिए, ये आपका हो जाएगा स्थल मंडल। ये हो जाएगा स्थल मंडल और ये अपना है अर्ध तरल मंडल। होम्स का सिद्धांत ये कहता है कि जो अर्ध तरल मंडल है, वहाँ कुछ हॉट ज़ोन निर्मित हो रखे हैं, कुछ हॉट ज़ोन स्थापित हैं। उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी कि पृथ्वी के जो मेंटल है, उसमें जो अर्ध तरल मंडल है, वहाँ कुछ गर्म क्षेत्र है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थों और उच्च तापमान के कारण विकसित हुए। तो ये जो हॉट ज़ोन है, ये हॉट ज़ोन वाले एरिया हमें ध्यान रखने हैं कि पृथ्वी के अर्ध तरल मंडल में हॉट ज़ोन होंगे या हॉट स्पॉट के एरिया होंगे, जहाँ मैग्मा भरा रहता है। इनको हम मैग्मा चेंबर भी आप कह सकते हैं। इन मैग्मा चेंबर से संवहनिक ऊर्जा तरंगें निकलना प्रारंभ करेगी। ये मत था होम्स का कि इन मैग्मा चेंबर से कुछ संवहनिक ऊर्जा तरंगें निकलना क्या करेंगी? प्रारंभ करेंगी। तो इस प्रकार से संवहनिक ऊर्जा तरंगें निकलना प्रारंभ करेंगी, जो स्थलखंड से टकराकर विभिन्न या क्षैतिज रूप से प्रवाहित होना क्या कर देंगी? शुरू कर देंगी। तो ये स्थलखंड से टकराई और क्षैतिज रूप से प्रवाहित होना शुरू कर दी। जब क्षैतिज रूप से प्रवाहित करना शुरू करेंगी, तो अपने ऊपर स्थित स्थल मंडल के ऊपर ये प्रेशर लगाएगी, ये बल लगाएगी। जब ये बल लगेगा, तो जिस स्थान पर ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में गति कर रही है, वहां विखंडन होगा, फ्यूजन होगा तथा इस एरिया में भी क्या दिखने के लिए मिलेगा आपको? विखंडन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो विखंडन जहाँ हो रहा है, वहाँ आप देखेंगे ये जो स्थल मंडल है, अलग-अलग स्थल खंडों में विभाजित हो जाएगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्लेट की संख्या देंगे। तो यहाँ आप प्लेट P1 ले लें, यहाँ आप प्लेट P2 ले सकते हैं या P3, जो भी आपका नाम इच्छा हो वो ले सकते हैं। इसी तरह से ये आमने-सामने भी गति कर रही है, संवहनिक ऊर्जा तरंगें क्या कर रही है? आमने-सामने भी गति कर रही है। जब आमने-सामने गति करेगी, तो ये संपीड़न बल लगाने का कार्य भी करेगी, कंप्रेशन फोर्स लगाने का कार्य करेगी। तो मध्यवर्ती जो एरिया है, जो आमने-सामने गति करती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ आपके लगेगा संपीड़न बल। इस एरिया में कौन-सा बल लगेगा? संपीड़न बल लगेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ संपीड़न। और ये प्लेट हो जाएगी P3 और ये प्लेट हो जाएगी P4। अब आपको यहाँ 2 गतियाँ अलग-अलग दिख रही होंगी। एक गति आपको दिख रही है, ये वाली है, वो है अपसारी गति, डाइवर्जेंस मोशन है। अपसारी गति जिसे हम कहेंगे, डाइवर्जेंस मोशन। दूसरी तरफ यहाँ भी आपको क्या मिलेगी? अपसारी गति देखने के लिए मिलेगी। ये वापस हो जाएगी अपसारी गति और यहाँ आपको दिखेगी अभिसारी गति, अभिसारी मोशन, अभिसारी गति। तो यही है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का होम्स का संवहनिक ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। होम्स ने कहा कि कभी स्थल खंड जो था वो पेंजिया था, पेंजिया के मध्य या नीचे भूगर्भ में हॉट जोन से संवहनिक ऊर्जा तरंगें निकली होंगी और वही संवहनिक ऊर्जा तरंगें पेंजिया को 2 भागों में अर्थात गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में विभाजित करेगी। मध्यवर्ती भाग में तैतीस सागर आ जाएगा। तत्पश्चात जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, उनके मध्य या उनके नीचे भूगर्भ में फिर से संवहनीय ऊर्जा तरंगें चलना प्रारंभ करेंगी और वो तरंगें फिर से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को विभिन्न भागों में विभाजित करने का कार्य करेंगे। यही है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये आपका अर्ध तरल मंडल है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में और ये स्थल मंडल है 0 से 100 किलोमीटर की गहराई में और स्थल मंडल अर्ध तरल मंडल के ऊपर तेराव की अवस्था में है। तेराव की अवस्था में। ये तो हो गई इसकी अवधारणा। अब बात करेंगे शब्दावलियों की कि हम पढ़ेंगे पर्वतों का विकास होगा, हम पढ़ते हैं कि पठारों का विकास होगा या भूकंप आएँगे या
ज्वालामुखी क्रिया घटित होगी जिसमें दरारी उद्गार होगा या केंद्रीय उद्गार होगा। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से आप कैसे बता सकते हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले कुछ शब्दावलियां जाननी जरूरी है। प्लेटें क्या हैं? तो आपको पता लग गया, प्लेट स्थलखंड का भाग है, स्थलखंड का भाग है जो, फिर से वही बात दोहरा रहे हैं हम, अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल मंडल पर तेराव की अवस्था में, तेराव की अवस्था में है। ये होगी प्लेट। अब जो ये प्लेट है, इसकी कोई प्लेट सीमा होगी, यानी कि दो प्लेटों को पृथक करने वाली बाउंड्री प्लेट सीमा कहलाएगी। यानी आप यहां देखेंगे P1 और P3 को कोई एक बाउंड्री होगी, कोई एक सीमा होगी जहां से विखंडित हो रहे हैं। वो सीमा जो है, वो बाउंड्री जो इन दोनों को अलग करने का कार्य कर रही है, वो क्या कहलाएगी? प्लेट सीमा। तो ये शब्द याद रखना, प्लेट सीमा की बात हम कर रहे हैं। प्लेट सीमा क्या होगा? दो प्लेटों को दो प्लेटों को पृथक करने वाली सीमा, करने वाली सीमा क्या कहलाएगी? प्लेट सीमा कहलाएगी। प्लेट सीमा कहलाती है। नेक्स्ट, प्लेट सीमांत क्या होंगे? मारिजन्स। प्लेट सीमांत होते हैं जैसे दो प्लेटें हैं, प्लेट P1 हो गई और दूसरी प्लेट हो गई है प्लेट P2। हो सकता है ये आमने सामने गति करे, यानी अभिसारी गति करे। हो सकता है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करे। गति कैसे भी हो सकती है, और हो सकता है ये संरक्षी गति करे। अब जो प्लेट सीमा आपने देखी अभी कि दो प्लेटों को पृथक करने वाली सीमा क्या कहलाती है? प्लेट सीमा कहलाती है। ये आपने बना दी प्लेट सीमा। इस प्लेट सीमा के संलग्न जो एरिया है, जो आसपास का प्लेट का एरिया है, वो है क्या कहलाएगा? प्लेट सीमांत कहलाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो एरिया है, ये जो प्लेट सीमा के सहारे प्लेटों का जो एरिया है, ये क्या कहलाएंगे? प्लेट सीमांत कहलाएंगे। और पृथ्वी के ऊपर घटित होने वाली समस्त भू संचलने, समस्त भूगर्भिक क्रियाएं इन्हीं प्लेट सीमांतों के सहारे घटित होगी। ये हमें बात ध्यान में रखनी। अब यहीं पर बात आती है, अभिसारी सीमा क्या होगी? तो अभिसारी गति करने वाली प्लेटों को अलग करने वाली सीमा अभिसारी सीमा होगी। अभिसारी प्लेट सीमांत क्या होंगे? तो अभिसारी गति करने वाली प्लेटों को अलग करते समय जो आसपास का एरिया है, अभिसारी सीमा के संलग्न एरिया है, वो अभिसारी प्लेट सीमांत होंगे। अपसारी प्लेट सीमांत क्या होंगे? तो अपसारी गति करने वाली जो प्लेट सीमा है, उसके आसपास का एरिया क्या कहलाएगा? अभिसारी अपसारी प्लेट सीमांत कहलाएगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा संरक्षी प्लेट सीमांत क्या है? तो हम बता देंगे कि संरक्षी गति करने वाली प्लेटों की सीमा के आसपास का संलग्न क्षेत्र अभिसारी प्लेट सीमांत कहलाएगा। ये हो गया हमारा एक मोटा-मोटा खाका की अवधारणा और शब्दावली। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटों की गति क्यों हो रही है, कारण क्या है प्लेटों की गति के पीछे। तो दो कारण आपको ध्यान में रखने हैं। हम सिर्फ यहाँ समझ रहे हैं, उसके बाद वो सारी चीजें हम पीपीटी के माध्यम से कर लेंगे। तो गति के कारण एक तो है आपके घूर्णन का, कि पृथ्वी जो घूर्णन गति कर रही है, उसके कारण भी प्लेटें क्या करती है? गति करती हैं। और दूसरा कारण है एक दूसरे के सापेक्षिक गति करना। आराम आराम से समझेंगे इसको, एक दूसरे के सापेक्षिक गति। ये हो गया। घूर्णन के कारण कैसे हो रहा है? आप इमेजिन कीजिए कि एक बर्तन है और वो बर्तन जो है लबालब पानी से भरा हुआ। अब उसके ऊपर आपने एक कागज का टुकड़ा या पत्ती रखी हुई है और अचानक से आप बर्तन को खींचते हैं, तो जो कागज है वो पीछे की ओर गति करेगा। यानी कि घूर्णन के कारण
जो पृथ्वी के अर्ध तरल मंडल है उसमें कोई न कोई हलचल उत्पन्न होगी और उसी हलचल के परिणाम स्वरूप ऊपर का जो स्थल खंड है वो गतिशील होना प्रारंभ कर देगा या गतिशील हो जाएगा। समझिए कि ये हमने बनाया वो आउटर जो लेयर है वो कौन सी हो जाएगी, मेंटल। मेंटल के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, अब देखें ये थोड़ा सा सही बनाते हैं। मेंटल के अंदर ही आपको 100 से 200 किलोमीटर के अंदर क्या मिल जाएगा, अर्ध तरल मंडल मिलेगा। ठीक है। और इसके बाहर जो बनेगा स्थल खंड है, जो स्थल भाग है वो आपका स्थलीय भाग है। ये आपका स्थलीय भाग है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है, समतल तो है नहीं, भूपटल जो है। थोड़ा सा इसको समझें कि ये हमने बताया कोर है, कोर के बाद हमने बताया ये आपका मेंटल है। मेंटल के बाद हम बात कर रहे हैं अर्ध तरल मंडल की, तो ये हमारा अर्ध तरल मंडल। और जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये होगा आपका स्थलखंड या भूपटल। और भूपटल विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। भूपटल विभिन्न प्लेटों में क्या होगा, विभाजित। यहां मैं टुकड़े जो कर रहा हूं इसका आशय है ये विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही पृथ्वी गति करेगी वेस्ट टू ईस्ट, तो जो अर्ध तरल मंडल है वो प्लाज्मा शैली में है, जेली के जैसा है। उसमें भी क्या होगी, हलचल होगी। तो ऊपर की प्लेटें भी क्या करेंगी, हलचल उत्पन्न करेगी और गति उत्पन्न करेगी। तो यही एक कारण है, एकमात्र नहीं कह सकते, एक कारण है कि प्लेटें या स्थलखंड गति कर रहा है अर्ध तरल अवस्था के ऊपर। दूसरा है एक दूसरे के सापेक्षिक गति। ये कैसे होगा, तो एक दूसरे के सापेक्षिक गति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना होगा, ये तीन प्रकार की गति करेंगे। पहला होगा अभी या अपसारी गति। पहली कौन सी है, अपसारी गति, डाइवर्जेंस मोशन। दूसरी रहने वाली है अभिसारी गति, अभिसारी गति, कन्वर्जेंस मोशन। और तीसरी रहने वाली है संरक्षी गति, या इसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिव मोशन। ये हो गया। अब बात करें अपसारी गति की। अपसारी गति क्या है समझते हैं पहले। अपसारी गति क्या है, तो अपसारी गति का मतलब होगा जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करे, इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी गति कहेंगे। प्लेट P1 और P2 ये गति कैसे करेंगी, तो आप फिर से देखें, ये आपका स्थलखंड है और स्थलखंड के नीचे आपको क्या मिलेगा, अर्ध तरल मंडल मिलेगा। ये हमारा हो गया वापस से अर्ध तरल मंडल, या आप इसको कहेंगे इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर। अब यहाँ कोई हॉट जोन होगा, उस हॉट जोन से संवहनिक ऊर्जा तरंगे चलना शुरू करेंगे। ये संवहनिक ऊर्जा तरंगे स्थलखंड से टकराकर विपरीत या क्षैतिज रूप से प्रवाहित होना शुरू करेंगी। और क्षैतिज रूप से प्रवाहित होंगी तो यहाँ विखंडन बल कार्य करेगा, विखंडन होगा, फ्यूजन होगा। और विखंडन के बाद दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करना प्रारंभ कर देगी। और स्थलखंड के ये भाग जो है, प्लेटें हैं, ये जब विपरीत दिशा में गति करेगी, इसी को हम कहते हैं अपसारी गति। और अपसारी गति के कारण क्या हो सकता है, तो अपसारी गति के कारण महाद्वीपीय, मध्य महासागरीय जो कटक है उनका विकास हो सकता है। अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, दरारी उद्गार जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। अपसारी गति के कारण सागर नितल प्रसरण को आप समझ सकते हैं। अपसारी गति को रचनात्मक प्लेट सीमांत या रचनात्मक मोशन भी कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि अपसारी गति जब होगी तो बीच में क्या पड़ेगी, एक दरार पड़ने वाली है। आपको समझ में आ रही होगी, ये दरार दिख रही होगी, ये आपके प्लेट सीमांत हो गए हैं। प्लेट सीमांत के सहारे कुछ न कुछ घटना घटित होगी। क्योंकि ये मैग्मा चेंबर है और दरार उत्पन्न हो चुकी है, तो यहाँ का जो लावा है वह बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और वो जो लावा है यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही वो लावा बाहर निकलेगा तो ये और ज्यादा उसको चौड़ा करने का कार्य करेगा, और ज्यादा दरार को विकसित करने का कार्य करेगा, जिससे एक स्लेब का विकास होगा। हम कहते हैं स्लेब पुल का विकास होगा। हम यहाँ लिख देते हैं स्लेब पुल का विकास होगा, स्लेब पुल का विकास। और ये कंटिन्यूस चलने वाली घटना है, ऐसा नहीं है कि ये आज हुई बंद हो गई, ये चलने वाली घटना है। ये जब जम जाएगा थोड़े टाइम बाद में, फिर वापस से उद्वेलन होगा, वापस से उद्गार होगा, फिर प्लेटें आगे की ओर शिफ्ट होगी। अब आप याद देखें, क्या यहाँ नया भूपटल बन रहा है, क्या नया
क्रस्ट बन रहा है क्या? यदि नया क्रस्ट बन रहा है, जो कि बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक प्लेट सीमांत कहते हैं या रचनात्मक गति की संज्ञा भी देते हैं। ये हो गया अपसारी गति कारण। अब आपसे पूछ ले अपसारी गति के माध्यम से आप ज्वालामुखी के दरारी उद्गार को समझाइए। क्या हम समझा पाएंगे आसानी से कि स्थल मंडल जो है उसके नीचे अर्धतरल मंडल है और स्थल मंडल अर्धतरल मंडल के ऊपर घेराव की अवस्था में। अर्धतरल मंडल से संवहनीय ऊर्जा तरंगे कन्वेक्टिव एनर्जी वेव्स उत्पन्न होती हैं जो स्थल मंडल से टकराकर विपरीत दिशा में या क्षैतिज गति करना प्रारंभ करती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल खंड में या स्थल मंडल में विखंडन की क्रिया घटित होती है तथा दरार उत्पन्न होती है। और इस दरार के माध्यम से मेग्मा चेंबर से मेग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे बेसाल्ट की नई चट्टान नई संरचना का विकास होता है। अतः इसे रचनात्मक प्लेट सीमांत रचनात्मक गति कहते हैं तथा यहाँ सागर नितल प्रसरण की घटना घटित होती है। ये हो गया अपसारी गति। या आपसे यूं प्रश्न पूछ ले कि सागर नितल प्रसरण को अपसारी गति के माध्यम से समझाइए। सागर नितल प्रसरण को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से समझाइए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है अभिसारी गति। अगली जो हमारे पास गति है वो है अभिसारी गति, कन्वर्जेंस मोशन। अभिसारी गति की अगर हम बात करें तो ये कैसे कार्य कर रही है? फिर से वही बात आपको मैं दोहरा रहा हूं। ये अपना है स्थल मंडल, ये हमारा हो जाता है क्या? प्लास्टिक ये स्थल मंडल हो गया, ये हो गया प्लास्टिक दुर्बल मंडल। जो 3 लाइनें जो हम बना रहे हैं, इसको आप समझने की अवश्य कोशिशें कीजिए। मैं अभी इसको थोड़ा-सा कलरफुल कर देता हूँ, तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है स्थल मंडल और इसी तरह से जो हम बात करेंगे, ये हो गया सॉरी, ये हो गया प्लास्टिक दुर्बल। प्लास्टिक दुर्बल मंडल में यहाँ कहीं हॉट ज़ोन था और यहाँ कहीं क्या था? हॉट ज़ोन था, जिससे संवहनीय ऊर्जा तरंगें निकल रही थी। आपको और ज़्यादा क्लियर कर दें, तो ये एक हॉट ज़ोन था और यहाँ पर भी ये क्या था? हॉट ज़ोन था। संवहनीय ऊर्जा तरंगें निकल रही थी और ये संवहनीय ऊर्जा तरंगें क्षैतिज प्रवाहित होना भी शुरू करेंगी। आप सभी को पता है इस प्रकार से सबसे पहले ये ऊपर की ओर गमन करेंगी और फिर इस प्रकार से प्रवाहित। यही हमने सीखा है अभी तक। तो जो आमने-सामने गति कर रही हैं, यहाँ पर क्या लगेगा? संपीड़न बल लगेगा। यानी कि जब 2 प्लेटें हैं P1 और P2, ये 2 प्लेटें आपको दिख रही होंगी P1 और P2, ये आमने-सामने जो गति करेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी गति कहते हैं। जब 2 प्लेटें आमने-सामने गति करती हैं, तो इसे हम अभिसारी गति कहते हैं। आमने-सामने गति करेगी तो ये वाला जो एरिया मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? अभिसारी प्लेट सीमांत रहने वाला। ये जो एरिया है, ये क्या रहेगा? अभिसारी प्लेट सीमांत। जब आमने-सामने गति करेंगी, यानी कि आमने-सामने से टकराएँगी, तो प्लेटों का क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है या कोई न कोई नई संरचना विकसित होने वाली। तो इसमें होता क्या है कि यदि दोनों प्लेटों का घनत्व समान हो, दोनों प्लेटों का घनत्व क्या हो? समान हो, एक समान घनत्व की प्लेटें हो, तो दोनों ही प्लेटों में कौन-सी क्रिया हो जाएगी? वलन की क्रिया घटित हो जाएगी। प्लेट P1 और प्लेट P2 आमने-सामने से टकराएगी और दोनों में ही फोल्डिंग की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब घनत्व क्या हो? समान हो। ये हो गया केस फर्स्ट। यदि घनत्व क्या हो? असमान हो, एक का अधिक हो, एक का कम हो, यानी कि यहाँ D1 इक्वल्स टू D2 था, बराबर था। यहाँ हम बात कर रहे हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2 और D2 इज ग्रेटर देन D1, यानी कि दूसरी प्लेट का घनत्व अधिक है अपेक्षाकृत पहली प्लेट से, चाहे थोड़ा ही अधिक हो। तब क्या होने वाला है? तब आप देखेंगे कि एक प्लेट P1 है जो गति कर रही है और एक प्लेट P2 है, वह भी गति कर रही है और आमने-सामने गति कर रही है। प्लेट P1 का घनत्व D1 है, प्लेट 2 का घनत्व D2 है। इस कंडीशन में D2 ग्रेटर देन है, यानी कि घनत्व अधिक है, उस प्लेट में क्या होगा? क्षेपण होगा और जिस प्लेट में आप देखेंगे घनत्व कम है, उस प्लेट में वलन की क्रिया घटित होगी। तो यहाँ हम देखेंगे ये वाली जो प्लेट है, ये क्षेपित होती हुई आपको दिखाई देगी, सबडक्शन इसमें दिखाई देगा। तो प्लेट P2 में क्या होगा? जिसका घनत्व D2 है, प्लेट P1 और घनत्व D1 है,
D1 में आपको दिखेगा क्या? वलन, फोल्डिंग। और P2 में क्या दिखेगा? तो यहां हमें दिखाई देगा क्षेपण, सबडक्शन। जब ये गहराई में जाएगी, जब ये गहराई में जाएगी, तो क्या गहराई के साथ दाब और ताप दोनों में वृद्धि होने वाली है? क्या गहराई के साथ रेडियो सक्रिय पदार्थों, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, सक्रिय पदार्थ हैं, उनमें भी वृद्धि होने वाली है, उनमें विखंडन और संलयन की क्रिया घटित होगी। इतना कुछ होगा तो प्लेट गहराई में जाने के बाद पिघलना शुरू कर देंगी। यहाँ इसमें पिघलने की दर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगी और यहाँ ये पिघलना जो है वो शुरू कर देगी। ये पिघलना शुरू हो गया तो पिघलेगी तो क्या बन जाएगा? मेघ। अब वही मेघमा वापस से बाहर आने की कोशिश भी करेगा। एक सेकेंड रुकिए। वही मेघमा वापस से यहां से बाहर आने की कोशिश करेगा और बाहर आते समय क्योंकि ये दरार नहीं है, यहाँ ये विस्फोट के साथ आएगा, तो यहाँ शंक्वाकार आकृति के ज्वालामुखी क्रिया घटित होंगी। तो यह आप समझ जा सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक क्यों जरूरी है कि हमें कह दे ज्वालामुखी क्रिया को समझाइए, तो हमें दोनों चीजों को शामिल करना है, अपसारी और अभिसारी। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अब यहां जब प्लेटों का विनाश हो रहा है, क्यों यहां प्लेट पिघल रही है, प्लेट का विनाश हो रहा है, इसे हम कहेंगे विनाशात्मक। प्लेट से क्लियर होगी बात? तो दो केस आपको ध्यान रखने हैं जिसमें एक में दोनों प्लेटों में फोल्डिंग होगी और एक में एक प्लेट में क्षेपण होगा, एक प्लेट में फोल्डिंग। अब जब आप यहां देखेंगे तो यहां किसका विकास होगा? ट्रेंच का विकास होगा और यही ट्रेंच आगे जाके जब भरेंगे तो किसका विकास हो जाएगा? मैदान का विकास हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्लेट टेक्टोनिक यदि ढंग से कर लें तो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल की उत्पत्ति आप आसानी से समझा सकते हैं। अब यहां देखिए, जब ये अंदर प्रवेश करेगी तो प्लेट कोई स्मूथ तो है नहीं, प्लेट तो उबड़ खाबड़ है, खुरदरी है। तो यहां पर क्या घर्षण लगेगा और घर्षण जब लगेगा तो किसका विकास होगा? बेनी ऑफ जोन का विकास होगा। इसको हम घर्षण को क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन का विकास होगा। और इस बेनी ऑफ जोन में जब घर्षण होगा तो कुछ कंपन उत्पन्न होगा और कंपन के कारण क्या उत्पन्न होंगे? भूकंप उत्पन्न होंगे। यानी कि अभिसारी और अपसारी गति से आप भूकंप की भी व्याख्या कर सकते हैं। ज्वालामुखी की व्याख्या हो सकती है, पर्वत निर्माण की व्याख्या हो सकती है और भूकंप की व्याख्या भी हो सकती है। पठार, मैदान, मरुस्थलों के विकास की व्याख्या भी हो सकती है। हालांकि मरुस्थल में अनाच्छादन प्रोसेस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये होगी आपकी प्लेटों की गति के बारे में। तीसरा है संरक्षी गति। तीसरी गति जो है वो है संरक्षी गति। इसमें या तो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करेगी। ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, आमने सामने गति कर रही है लेकिन एकदम आमने सामने नहीं है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना आप। एकदम आमने सामने नहीं है, ये रगड़ करती हुई जाएगी। ये एक दूसरे को रगड़ती हुई जाएंगी तो यहां भी भूकंप की उत्पत्ति होती हुई आपको दिखाई देगी, दरारें पड़ती हुई दिखाई देंगी, भ्रंश बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ ना तो विनाश हो रहा है, ना ही सृजन हो रहा है, इसलिए हम इसको संरक्षी गति में शामिल करते हैं, संरक्षी गति कहते हैं। ओके। या फिर दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हुई दिखाई आपको देगी। ये आमने सामने है तो ये वाली हो जाएगी आपके, ये सॉरी, ये हो जाएगी आपकी विपरीत दिशा में, लेकिन यहां भी क्या लगेगा? रगड़ लगेगी, घर्षण लगेगी और भूकंप आएंगे। तो संरक्षी गति के माध्यम से भी हम भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। समझ में आ गई होंगी बात? संरक्षी गति, जब प्लेटें आमने सामने या विपरीत दिशा में आपस में रगड़ करती हुई चलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संरक्षी गति कहते हैं। तथा इस गति के दौरान न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संरक्षी गति। ओके, समझ में आ गई बात? तो तीनों प्रकार की गतियां हमने देखी। आपने देखा कि
सिद्धांत कहता क्या है? सिद्धांत ये कहता है कि स्थल मंडल अर्ध तरल मंडल के ऊपर तेराव की अवस्था में है। मॉर्गन ने 1968 में इसको प्रतिपादन किया था। आयलर सिद्धांत ने इसको कुछ आधार प्रदान किया था या इसकी विवेचना की थी और ज्यादा यूं कह सकते हैं व्याख्या प्रस्तुत कर। प्लेट सीमा की बात होगी, प्लेट सीमांत की बात होगी, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर। अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, वो स्लाइड्स क्या कहती है, क्योंकि कुछ एक पॉइंट है वहां से आपको कवर करना। देखें, आपके सामने है सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, सारी बातें हमने देखी। पहला हम ये बात कर चुके हैं, स्थल मंडल है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, ठोस अवस्था में है, ये अर्ध तरल अवस्था में है, तथा जो स्थल मंडल है वो अर्ध तरल प्लास्टिक के ऊपर गिराव की अवस्था में अस्थिर है। दूसरी बात हमने की थी, प्लास्टिक दुर्बल मंडल में अधिक तापमान के कारण तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ से क्या हो रही है? तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति हो रही है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ब्लैक ले लेते हैं। चले, देखें, यहाँ से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्षैतिज रूप से प्रवाहित होंगी तो यहाँ क्या लगेगा? विखंडन लगेगा। इसी तरह से यहाँ आप फिर से देखें तो यहाँ तरंगे हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगी तो यहाँ भी क्या लगेगा? विखंडन लगेगा। और मध्यवर्ती भाग में जब एक दूसरे के सामने आएगी तो यहाँ क्या लगेगा? संपीड़न लगेगा। ये बात हम कर चुके हैं। जो संवहन धारा के रूप में सक्रिय रहती है, इन ऊर्जा तरंगों के कारण स्थल मंडल में विखंडन, विस्थापन एवं संपीड़न जैसी क्रियाएं घटित होती है। स्थल मंडल के गतिशील भूखंडों को प्लेट कहा जाता है और महाद्वीपीय, सागरीय तथा सहज सागरीय संयुक्त अवस्था में हो सकती है। पृथ्वी की अधिकांश जो प्लेटें हैं, बड़ी जो 7 प्लेटें हम मानते हैं, वो लगभग लगभग क्या है आपके सहज सागरीय या महाद्वीप और महासागरीय प्लेट है। केवल यूरेशियन प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट में शामिल करते हैं। कुछ बुक्स में अफ्रीकन प्लेट को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। फिर है प्लेट सीमा। सीमा आपको समझ में आ गई है कि प्लेट 1, प्लेट 2 है और इनको अलग करने वाली जो सीमा है, प्लेट सीमा से संलग्न क्षेत्र को हम सीमांत कहते हैं। सर्वाधिक प्रभाव यही होता है जिसे विवर्तनिक क्रिया कहते हैं और भूकंप, ज्वालामुखी, वलन, भ्रंशन, उत्थान, दंशान सभी इन्हीं सीमांत के सहारे होने वाली क्रियाएं हैं। या एक शब्द में आप कहेंगे, समस्त भू संचलन अर्थ मूवमेंट की क्रियाएं प्लेट सीमांत के सहारे घटित होती है। तो जो आपको दिखाई दे रही है यह वाली सीमा, ये सीमा तो है प्लेट सीमा, और जो आसपास में लाइट येलो कलर में एरिया दिख रहा है ये है प्लेट सीमा। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया। इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ उसकी बात करें तो सिद्धांत के विकास में 1960 के दशक में कई भूगोलवेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास किए, जिसके आधार पर 1960 में हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिए। जो हमने अभी सारी प्लेट गति अब सारी प्लेट गति समझी थी, जिसमें आप थोड़ा सा ये और देखें, सागर नितल प्रसरण भी हम यहाँ थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। जैसे भी ये आपके महाद्वीप होगा, फिर सागर आएगा और फिर महाद्वीप आ जाएगा, ये एक सिनेरियो चलता रहता है। ये आपका स्थल खंड है और इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? अर्ध तरल मंडल आ जाएगा। अर्ध तरल मंडल में हॉट जोन है, हॉट जोन से ऊर्जा तरंगें निकलेंगी और निकलने के पश्चात क्या होने वाला है कि भाई ये क्षैतिज प्रवाह प्रवाह प्रारंभ करेगी यहीं से, सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा? विखंडन। यहाँ से जब मेग्मा ऊपर आएगा तो मेग्मा का यहाँ क्या होने वाला है? जमाव होने वाला है। तो सबसे पहले मेग्मा की एक टाइल यहाँ पर बन गई, ये आपको दिख रही होगी टाइल। इसके बाद थोड़े समय बाद जब वापस उद्गार होगा तो ये वापस टूटेगा, तो इस टाइल का एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा, सॉरी, और बीच में नए फिर से एक स्लेब का विकास हो जाएगा। थोड़े समय पश्चात फिर वापस से मेग्मा का उद्गार होगा, फिर ये टूटेगा, तो ये आगे वाला ये हिस्सा जो था ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर नए फिर स्लेब का विकास होगा, यही स्लेब पुल। और ये सागरीय हिस्सा है, सागर का नीतल है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का। तो क्या सागर का नीतल प्रसारित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब आप कहेंगे अगर प्रसारित हो रहा है तो पृथ्वी में फिर फैलना चाहिए, सागरों को बढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये जो प्लेट है आगे जाके कौन सी मोशन दिखाएगी आपको? ये अभिसारी गति दिखाएगी, और अभिसारी गति में सागरीय प्लेट जो है वो नीचे की ओर धंसती हुई नजर आएगी और आसपास के जो महाद्वीपीय प्लेट है उसमें वलन होता हुआ आपको दिखाई देगी। क्लियर होगी बात? जब वलन होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ धंसती हुई दिखाई देगी तो जितना ये बनेगी उतनी मात्रा में नीचे जाकर क्या हो जाएगी? फिर से पिघलना शुरू करेगी, और पिघलना शुरू करेगी तो जितना बनेगा उतना उतना क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। यही था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जिसको हमने स्लेब पुल की संज्ञा भी दी है। आगे सारी चीजें वापस से आ जाएंगी। चले,
तो ये हमने बात। इसके बाद पराचुंबकत्व के तथ्य मेसन, वाइन और मैथ्यूज ने 1952 से 63 में दिए थे, तो वो भी एक संकल्पना हो चुकी थी। 1965 में टूजो विल्सन ने गतिशील भूखंडों के लिए प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया और 1968 में मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। नासा और उपग्रह अध्ययन का व्यापक इसमें योगदान रहा। प्लेट के प्रकार और संख्या की यदि बात की जाए, प्रकार और संख्या की बात की जाए तो प्लेट की गति प्रति वर्ष 2 से 3 सेंटीमीटर के लगभग होती है। 1968 में आयलर सिद्धांत ने द्वारा गतिशीलता प्रमाणित हो चुकी थी। प्रकार में 3 प्रकार की प्लेटें होंगी: महाद्वीपीय प्लेट, सागरीय प्लेट और महाद्वीपीय सह सागरीय प्लेट। यह सभी प्लेटें प्लास्टिक ध्रुवमंडल के ऊपर तेराव की अवस्था में हैं। इस कारण प्लेटें कई स्थानों पर पृथक होते हैं, टकराते हैं और रगड़ करते हुए गुजरते हैं। यानी अपसारी गति भी होगी, अभिसारी गति भी होगी और संरक्षी गति भी देखने के लिए मिलेगी। नासा द्वारा 7 बड़े और 100 से अधिक छोटे या माइक्रो प्लेट की क्या की गई है, पहचान की गई है। बड़े प्लेट जिनका 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया हो, वो क्या कहलाएंगी, बड़ी प्लेट कहलाएंगी। छोटे प्लेट जिन्हों 1 से 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे, छोटे प्लेट कहेंगे। और माइक्रो प्लेट जो 1 मिलियन वर्ग से भी कम एरिया में फैली हुई, उसको हम माइक्रो प्लेट की संज्ञा देते हैं। एक बड़े प्लेट के अंतर्गत छोटे प्लेट और छोटे के अंतर्गत कई माइक्रो प्लेट्स स्थित हो सकते हैं। और यही जो बात है, यह आगे इसकी आलोचना बनकर सामने आएगी कि एक बड़ी प्लेट के ऊपर छोटी प्लेट कैसे गति कर सकती है, जबकि प्लेटों या स्थल मंडल तो केवल अर्ध तरल के ऊपर तैराव की अवस्था। समझ में आ रही बात? जैसे ये आपके पूरा का पूरा ये बॉक्स है, इसको आप बड़ी प्लेट माने और जो ये बॉक्स है, इसको आप छोटी प्लेट माने। अब ये जो बड़ी प्लेट है, ये जो बड़ी प्लेट है, यह तो अर्ध-तरल पर तैराव की अवस्था में हम समझ गए। लेकिन ये छोटी प्लेट इस बड़ी प्लेट के ऊपर गति कर रही है, वो कैसे गति कर रही है? यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं समझा पाई, यही इसकी आलोचना रहेगी। गति के प्रकार की बात करें तो गति 3 प्रकार की होगी: अपसारी प्लेट, अपसारी गति; अभिसारी प्लेटें, अभिसारी गति; और संरक्षी प्लेटें, संरक्षी गति। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विपरीत दिशा में गति होती है, इसके संलग्न सीमांत अपसारी सीमांत कहलाते हैं। एक दूसरे की ओर गति होती है, इसके संलग्न सीमांत अभिसारी सीमांत कहलाते हैं। और संरक्षी गति या संरक्षी प्लेट कहेंगे तो घर्षण या रगड़ करते हुए गति करते हैं, जिसे सुपांतरण गति भी कहते हैं। और संलग्न सीमांत संरक्षी सीमांत कहलाते हैं। 7 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों की हमने चर्चा की है, हमने बांटा है। तो 7 बड़े प्लेट कौन से हैं? उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया, इसके साथ दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशिया महाद्वीपीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इसी तरह से कुछ छोटी प्लेटें हैं: जुआन डी फुका प्लेट, काकोस प्लेट, नाजका, स्कोशिया, फिलीपींस, कैरोलिन, अरेबियन, कैरिबियन और सुंडा। ये कुछ छोटी प्लेटें हैं, इंपॉर्टेंट प्लेटें हैं। तो अधिकांश प्लेटें प्रशांत प्लेट को छोड़कर संयुक्त प्रकार की हैं, जबकि प्रशांत प्लेट पूर्णतः सागरीय प्लेट मानी जाती है। अब यहाँ आपको प्लेटें दिखाई भी देगी वर्ल्ड के मैप पर, तो ये आपकी सारी की सारी हो जाएगी कौन सी, उत्तरी प्लेट। ये आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट होने वाली है। क्लियर है ये बात? ये जो प्लेटों का एक क्रम है आपको दिख रहा होगा। यहाँ होंगे मध्य अटलांटिक कटक, जहां आपको दिखेगी अपसारी गति। आगे हमें समझ में आ ही जाएगा ये चीजें। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये पूरी की पूरी कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। और नीचे वाली जो रहती है, अब ये कौन सी रहती है? अंटार्कटिका प्लेट रह जाएगी। इसके अलावा अगर हम छोटी प्लेटों की बात करें तो छोटी प्लेटों में यही आपको दिखेगी जुआन डी फूका प्लेट, जो कि अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी भाग में स्थित है, या यूं कह सकते हैं प्रशांत के पूर्वी छोर। इसी तरह से ताकोस प्लेट जो है पनामा स्ट्रेट के आसपास वाले एरिया में मिलेगी। इसी तरह से आप कहेंगे नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका वाले तटों पर देखने के लिए मिलेगी। और स्कोशिया प्लेट जो है यहाँ नीचे दक्षिण अमेरिका के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे अरेबियन सागर, अरेबियन प्लेट देखने के लिए मिलेगी। सोमाली प्लेट देखने के लिए मिलेगी हमें। इसी तरह से कैरोलिन, फिलीपींस और सुंडा प्लेटें आपको देखने को मिलेगी। सुंडा, फिलीपींस और कैरोलिन प्लेटें, ये एक मैपिंग है। इसको एक बारी और आप आराम से देख लीजिएगा, समझ लीना कि ये जो प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओके, चलिए 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए।
उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट, प्लेट गति के कारण। अभी हमने कुछ कारणों की चर्चा की थी कि 2 कारण हैं, एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और दूसरा एक-दूसरे के सापेक्ष। तो 2 प्रकार की गतियाँ हैं, घूर्णन गति की सापेक्ष गति और एक-दूसरे के सापेक्ष सॉरी गति। देखें, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण प्लास्टिक ध्रुव मंडल में हलचल और गति उत्पन्न होती है। सभी प्लेटें घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गमन करती है। आयलर सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित किया गया। हमें आयलर सिद्धांत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त करनी, क्योंकि हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं। सिद्धांत यही था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो 40 डिग्री और 40 डिग्री मध्य साउथ और नॉर्थ के बीच में गति अधिक है, तो यहाँ हलचल भी अधिक है और हलचल अधिक होने के कारण गति भी अधिक होती हुई आपको दिखाई देगी। घूर्णन गति विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर में कमी आती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक भ्रंश की स्थिति, यानी कि जो गति है जिसके कारण कुछ दरारें और भ्रंश कगार पड़ रही है, स्थिति 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, क्योंकि यहाँ घूर्णन गति की अधिकता के कारण प्लेटों में अधिक संचलन होता है, अधिक संचलन दिखाई देता है। तो ये हमारा कोर हो गया। इसके बाद मेंटल में ही प्लास्टिक दुर्बल मंडल हो गया। स्थल मंडल में स्थित प्लेटें हैं जिनमें गति हो रही है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तत्पश्चात एक दूसरे के सापेक्षी गति की बात करें। सापेक्षी गति का मुख्य कारण स्थल मंडल के नीचे स्थित प्लास्टिक ध्रुवल मंडल से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा तरंगे। ये चक्रीय रूप से गमन करती है, अतः इन्हें संवहनिक तापीय ऊर्जा तरंगे कहते हैं। कन्वेक्टिव एनर्जी वेव्स इसको कहते हैं। अब यहाँ गर्म क्षेत्र है और ये ऊर्जा तरंगे लंबवत क्षैतिज दोनों रूप से संचलन निर्धारित करती है। ये आपका एक गर्म क्षेत्र है पृथ्वी के भूगर्भ में, उससे आप देखेंगे कुछ तरंगे जो है निकल रही हैं और क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप से प्रवाहित कर रही हैं। तो यहाँ आप देखेंगे टुकड़ा होगा, यहाँ विखंडन कार्य लगेगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो क्या बल लगेगा, विखंडन बल ही लगने वाला है। इस प्रकार से इसको करें तो यहाँ भी क्या लगेगा, विखंडन बल ही लगेगा। क्लियर है बात। इसी तरह से अब यहाँ आप जब देखेंगे तो ये वाला जो बल है यहाँ क्या लगेगा, संपीड़न बल लगेगा। ओके, यहाँ एक और चीज है, यदि हम इसको पूरा यू घुमाने की कोशिश करें, अगर हम इसको और आगे लेकर जाने की कोशिश करें, तो ये एक टुकड़ा, सिर्फ इतना टुकड़ा यदि हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि अभिसारी गति भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है। तो यह एक दूसरे के सापेक्षी गति है जिसमें अभिसारी, अपसारी और संरक्षी तीनों गतियों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहली है अपसारी सीमांत का विकास होना या अपसारी गति। तापीय ऊर्जा तरंगे ऊर्ध्वाधर रूप से जब स्थल मंडल से टकराती हैं, तब इसमें क्षैतिज विपरीत दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे अपसारी गति या अपसारी सीमांत बनते हैं। ये आप देखेंगे अपसारी सीमांत, जो आसपास के एरिया उनको सीमांत कहेंगे। अपसारी सीमांत, स्थल मंडल, प्लास्टिक दुर्बल मंडल, और इसे हम रचनात्मक सीमांत कहते हैं, क्योंकि जब भी उद्वेलन होगा तो यहाँ नई शीट का विकास होगा। इसी तरह से जब विपरीत दिशा से आने वाली ऊर्जा तरंगों के अभिसरण से प्लेटों में एक दूसरे की ओर संचलन होता है, तो अभिसारी सीमांत का विकास होता है, जिसमें एक प्लेट में क्या हो जाएगा, क्षेपण, एक प्लेट में क्या हो जाएगा, वलन, और क्षेपित प्लेट आगे जब गहराई में जाएगी तो ताप और दाब के कारण उसमें क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू होगा, मेग्मा का विकास होगा। अतः इसे क्या कहते हैं, विनाशात्मक सीमांत भी कहते हैं। संरक्षी गति की बात करें तो ये प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल से रगड़ते हुए समानांतर विपरीत संचलन करती है। इसे रूपांतरण गति भी कहते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा तरंगों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उत्पन्न अपसारी और अभिसारी गति से ही निर्धारित होती है। क्लियर होगी बात। अन्य उत्तरदायी कारक जो हैं प्लेटों के, वो है मेंटल में स्थित हॉटस्पॉट तथा मेंटल लूप। ये हम समझ ही चुके। कटक दबाव की क्रिया, जो हम स्लेब पुल की बात करते हैं, कटक दबाव की बात करते हैं, एक साथ आएगी। और गुरुत्वीय प्रभाव भी है, जिसके कारण प्लेटें क्या करती है, गति करती है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी हुई है, हॉटस्पॉट तथा मेंटल प्लूम। एक प्रश्न यूपीएससी में आया था, मेंटल प्लूम से आप क्या समझते हैं। मेंटल यानी कि आपके पास एक परत है, प्लूम मतलब मेघमा। तो मेंटल से निकलने वाला मेघमा ही है। तो लिखें, देखें भी, ये आप देखेंगे गर्म क्षेत्र है, मेग्मा का भंडार है, और इस गर्म क्षेत्र से मेग्मा बाहर की ओर आने की कोशिश कर रहा है। तो मेंटल में स्थित अत्यंत गर्म क्षेत्र हॉटस्पॉट, जहां से व्यापक मात्रा मेग्मा तीव्र वेग से स्थल मंडल की ओर आता है। मेग्मा के उधरमुखी प्रवाह को मेंटल प्लूम कहते हैं। जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको हम मेंटल प्लूम कहेंगे।
जब यह स्थल मंडल से टकराता है तब विस्फोट ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है और ऐसे क्षेत्र में स्थल मंडल में विखंडन और विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। कटक दबाव या स्लेब पुल क्रिया दोनों साथ में चलेगी। इसमें आप देखेंगे महासागरों में कटक के क्षेत्र में भूगर्भिक ऊर्जा तरंगे अपसारी प्लेट गति उत्पन्न करती है। अपसारी मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली गति होगी। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो नवीन मेघमा आता है और तीव्रता से सतह पर आता है। नवीन मेघमा यही वाली चीजें होगी, यहाँ से मेघमा तीव्रता से क्या हो रहा है, सतह पर आएगा। क्लियर होगी बात? जिससे विपरीत दिशा में धकेल और दबाव उत्पन्न होता है। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये जो एरिया है, आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा। मैं ब्लू कलर यूज करता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए थोड़ा सा मोटा। अब जब मेग्मा आएगा तो यहाँ एक शीट का विकास होगा। एक बार हो गया। इसके बाद में वापस से फिर से देखें, वापस जब मेग्मा आएगा, ठीक है, तो ये जो शीट थी ये टूटेगी और यहाँ पर नए शीट का विकास होगा और ये शीट आगे की ओर धकेल दी जाएगी। इसी तरह से फिर एक प्रोसेस होगी, एक और प्रोसेस होगी, एक और प्रोसेस होगी, एक और प्रोसेस होगी, एक और प्रोसेस होगी, ये चलता रहेगा और ये आगे की ओर धकेलते रहेंगे। और जब ये चीजें वापस से गहराई में जाएंगी तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वीय प्रभाव लगेगा, साथ साथ में दाब लगेगा, ताप लगेगा, तो ये फिर से पिघलना शुरू कर देंगे। और जब ये पिघलना शुरू करेंगी तो ये अभिसारी गति का उदाहरण बन जाएगी। और जितना बना है, जितनी प्लेटों का विकास हुआ, जितना सर्जन हुआ, उतना का उतना वापस क्या हो जाएगा, विनाश भी हो जाएगा। तो यही है स्लेब पुल क्रिया या कटक दबाव की क्रिया। इसको आपने यहाँ से देखा है और पहले ही हमने इस चीज को समझ लिया था, तो इसमें कोई आपत्ति या कोई डाउट नहीं रहने। स्लेब पुल किनारे की ओर कटक से दूरी के साथ ठंडे होने के कारण इसके घनत्व में वृद्धि होती है और स्लेब में परिवर्तित हो जाती है, चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अधिक घनत्व और गुरुत्वीय प्रभाव के कारण स्लेब नीचे की ओर जाने लगती है और तीव्र विक्षेपण की क्रिया घटित होती है। क्लियर होगी बात? अब इसका काम क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हमें क्या समझाता है? इस सिद्धांत ने पृथ्वी पर घटित होने वाले विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं की व्याख्या स्थल मंडल में प्लेटों की गतिशीलता के संदर्भ में की है। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि पेंजिया के विखंडन और महाद्वीपीय विस्थापन को इसने समझाया है, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है, ज्वालामुखी की क्रियाओं को समझाया है, हमने देखा ही है, ट्रेंच विकास को समझाया। जब वलन होगा, एक चट्टान में वलन, दूसरी में जब क्षेपण होगा, तो ये जो ट्रेंच बनेगा, ये जो गर्त बनेगा, इसके गर्त के निर्माण को भी इसने समझाया है। भूकंप की क्रिया को भी समझाया है, सागर नितल प्रसरण को भी समझाया गया है। कटक निर्माण अपसारी गति के किनारे जब होगा तो ऊपर ज्वालामुखी निकलेगा, उद्वेलन होगा, उस समय कटक का विकास होगा, मध्य महासागरीय कटक जिसको कहेंगे, उसको समझाया है। द्वीपीय चाप एवं तोरण की क्रिया को भी समझाया है, जैसे आर्कीय, पेलागो, द्वीप समूह। ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है, आगे करनी हो गया। नेक्स्ट है अपसारी गति तथा भूगर्भिक क्रिया। अब ये सारी गतियों को हमें अलग अलग गति के माध्यम से समझना, जो कि हम करेंगे अगली कक्षा में कि अपसारी गति या रचनात्मक गति कारण कौन कौन सी भूगर्भिक क्रिया होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ बस पॉइंट फॉर्म में देखिए, पेंजिया का विखंडन, महाद्वीप विस्थापन, महाद्वीप महासागरों का निर्माण, सागर नितल में बेसाल्ट का निर्माण, सागर नितल प्रसरण की व्याख्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कटक और ज्वालामुखी द्वीप और भूकंप की व्याख्या, ये सारी हम करेंगे अपसारी गति के माध्यम से। इसी तरह से हम अभिसारी गति के माध्यम से होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से हम संरक्षी गति के माध्यम से होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तब हमारा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत लगभग लगभग जो पूरा हो जाएगा, या हम आगे आने वाले टॉपिक्स की व्याख्या करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। एक बार ब्रीफिंग करें, तो ब्रीफिंग करने के लिए हम फिर से इसी के ऊपर चलते हैं। हमने क्या ब्रीफिंग की कि सबसे पहले जो स्थल मंडल है वो तेराव की अवस्था में है अर्ध तरल मंडल के ऊपर। संवहनीय ऊर्जा तरंगें निकलती हैं और वही संवहनीय ऊर्जा तरंगों के कारण अपसारी और अभिसारी गति हमें देखने के लिए मिलती है। अपसारी और अभिसारी गति के कारण संरक्षी गति हमें देखने के लिए मिलती है। अपसारी गति जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, अभिसारी गति जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हो, और संरक्षी गति जब एक दूसरे के रगड़ करती हुई प्लेटें जाती। इसी तरह से आपने देखा प्लेट सीमा दो प्लेटों को अलग या पृथक करने वाली बाउंड्री, और प्लेट सीमांत बाउंड्री के आसपास का संलग्न क्षेत्र जहां भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती है, चाहे वो वलन, धंसान, उत्थान या भू संचलन की समस्त क्रियाएं उन्हीं सीमांत के सारे घटित होगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेट सीमांत कहेंगे। तो ये थी हमारी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की पहली कक्षा। दूसरी कक्षा में हम करेंगे अभिसारी गति के कारण होने वाली घटनाएं,
अपसारी गति के कारण होने वाली घटनाएं और संरक्षित गति के कारण होने वाली भूगर्भीय घटनाओं की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात इस सिद्धांत की आलोचना और इस सिद्धांत का महत्व करते हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए।